नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बताते चले, जहां प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ड्रोन जेल परिसर में कैसे पहुंचा, इसे लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और इसकी तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जेल प्रशासन भी अपने स्तर पर इसे लेकर कार्रवाई में जुटा है। जेल अधीक्षक पारसमल जहांगीर ने बताया कि जेल परिसर के बैक साइड में खाली स्थान पर यह ड्रोन मिला था और उसके पास क्वार्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यह रात के अंधेरे में ड्रोन कैसे आया, इसे लेकर जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल में जुटी है। बताते चलें कि जेल में 170 से अधिक हार्डकोर गैंग के बदमाश मौजूद हैं। जेल है जहां पर यह कैमरा मिला है। इस जेल के तमाम स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर जो है एक बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं, उसके साथ साथ वॉच टावर भी जो है वो लगाए गए हैं और तमाम स्थानों पर मॉनिटरिंग यहां पर की जाती है। आप देखेंगे डॉग स्क्वाड से समय समय पर यहां पर जो है चेकिंग की जाती है। इसके बावजूद भी वो ड्रोन कैसे अंदर आया, अंदर क्योंकि 88 बैरिक है, 88 बैरिक में करीब 170 जो आरोपी हैं और जो सजायाफ्ता कैदी हैं वो बंद हैं। इसमें आनंदपाल गैंग के सदस्य हों, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हों, चाहे जो उदयपुर हत्याकांड के मामले में जो बंद आतंकी कहें वो भी यहाँ पर जो है बंद हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कैदी हैं और उसके बावजूद सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए। लेकिन ये ड्रोन कहाँ से आया, ये ड्रोन किस तरह की वर्किंग कर रहा था, इसे लेकर हमारे साथ जेल अधीक्षक जी हैं पारस जी। क्या ये पूरा मामला है, जो ड्रोन है उसको बेबी ड्रोन कहा जा रहा है, चालू स्थिति में था लेकिन पुलिस मान रही है खिलौना, क्या है ये? देखिए, कल की बात है ये। कल सुबह जब सुरक्षा कर्मी सफाई करवा रहे थे तो एक सफाई कर्मी को है जो एक कोई चीज़ दिखी जो लाइट जल रही थी, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने उसको कब्जे में लिया, मेरे पास भेजा। मैं भी मौके पे पहुंच गया था। तो एक छोटा सा ड्रोन था, मिनी ड्रोन है। तो संभवतः ये आसपास में कोई उड़ा रहा हो, उसका कंट्रोल खो गया हो, जीपीएस से इसका कनेक्शन टूट गया हो तो आके गिरा हो सकता है। लेकिन चूंकि हाई सिक्योरिटी जेल का मामला है तो हमने जो उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया और उनके निर्देशानुसार फिर जो पुलिस में कंप्लेंट हमने दर्ज करवाई है। सुरक्षित है। और आर्यन को बचाना है, यही न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम है। दौसा से बड़ी खबर है, अपडेट आपको बताते चले। बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम आर्यन की, दरअसल 22 घंटे से मासूम आर्यन को निकालने की कोशिश जारी है। कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एलएनटी मशीनें बोरवेल के पास गड्ढा खोदने में जुटी हुई हैं। 147 फीट गहराई बताई जा रही है उस बोरवेल की, जिसमें 5 साल का मासूम आर्यन जाकर फंस गया है। डीएम देवेंद्र कुमार रात भर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। जेसीबी से बचाने के प्रयास किए जा रहे। जेसीबी से सुरंग बनाई जा रही है। 22 घंटे हो चुके हैं और लगातार टीमें जुटी हुई हैं और बोरवेल में फंसे 5 साल के आर्यन से बात की जा रही है। क्योंकि बोरवेल में थोड़ा पानी भी है, इसलिए कैमरा वहां जाते ही थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर फॉग बन रहा है, जिस वजह से तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होकर नहीं आ पा रही हैं साफ। लेकिन तब भी आर्यन को बताया जा रहा है कि वो ठीक ठाक है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन आर्यन को पहुंचाया जा रहा है। सुबह तो दूध का बोतल उसको दिया गया था। फिलहाल कंडीशन अभी आर्यन की बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क यही है कि 22 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी उसी बोरवेल में आर्यन फंसा हुआ है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटनाक्रम की। सबसे पहले कल यानी सोमवार को दोपहर के 3:30 बजे की ये घटना है, जब बोरवेल में आर्यन गिर गया। 4:30 बजे फिर हड़कंप मचा और जेसीबी ने खुदाई वहां पर शुरू कर दी मात्र 1 घंटे के बाद। न्यूज 18 की मुहिम है कि आर्यन को बचाना है। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 बजे एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई और 7 बजे कैमरे से मूवमेंट देखा गया आर्यन का बोरवेल के अंदर। वो बच्चे इधर से आ रहे थे, इधर जा रहे थे। मैं खेत में ननानी कर रहे थे। फिर मेरे को तो वो अचानक इसमें पाँव फिसले, उसमें गिर गए। इसके पापा जब कुछ सब सामान लेने चले गए बाजार में, फिर उसने इसके ने फोन किए
फोन किए उसने पूरे प्रशासन ने फोन किए, प्रशासन फोन के उसके ने फोन किए। पहले मेरे 3 साल पहले मेरे एक बच्चे खत्म हुए, उसकी टेंशन में मैं तो होके फिर मेरा तो अतरा दिमाग काम करे फिर। चलो हम समझ रहे हैं आपकी भावना, क्या चाहते हो, मतलब उम्मीद क्या है, भगवान से क्या है उम्मीद? मैं तो मेरे बच्चे को सही समझ भगवान से क्या कहोगे भाई, बच्चा सुरक्षित निकले, भगवान से क्या? मेरे बच्चे सही सलामत निकले। एनडीआरएफ की जो है वो नीचे एक अम्ब्रेला लगा करके उसको होल्ड करने के लिए रॉड डाली जा रही है ताकि बच्चा नीचे ना सके, और उसके बाद जो है एक रिंग डाल करके उसके हाथ को फंसाने की का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पोकलेन से बेसिकली से खुदाई भी कर रहे हैं, अगर हमें पैरेलली से बनाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए पैरेलल काम चल रहा है। बच्चा कैसा है सर? सीसीटीवी फुटेज आए हों कोई ऐसी बात? जी रात को फुटेज आए थे, तो रात को हाथ में हल्का सा मूवमेंट देखने को मिला था, और मैं अभी डिटेल जो है कि अभी डिटेल जो है और अभी मालूम पड़ेगा जब कैमरा और ये जो हमारा एल है ये नीचे प्लेस हो जाएगा। नीचे एक कोई लोहे की बोगी में वही फंसा हुआ है, क्या इक्विपमेंट है, उससे कोई परेशानी आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं, उसकी वजह से इनफैक्ट वो बच्चा फंस गया था क्योंकि उसके नीचे सीधा पानी है, तो उस पर बच्चा जब नीचे गया था तो उस पर अटक गया था। तो जहाँ पे परेशानी की बात है तो नो डाउट परेशानी तो आ रही है क्योंकि वो एक टेढ़ा सा फंसा हुआ है जो है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ जो है हमारे प्रयास में। खबर पर आशीष संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी अपडेट क्या है इस खबर पर? कहां तक खुदाई हुई है, कितने फीट तक पहुंच चुकी है, और सबसे पहले तो आर्यन की कंडीशन बताइए, क्या कुछ खाया है, कुछ मूवमेंट उसकी और पता चल पाई? बिल्कुल दौसा में जो कालीखाड़ गांव है यहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्यन की स्थिति की बात करें तो रात को जो एक सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें आर्यन का जो मूवमेंट है वो नज़र आया था, लेकिन उसके बाद में आर्यन का मूवमेंट नज़र नहीं आया है, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी ठीक तरीके से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नीचे 120 फीट की गहराई पर आर्यन फंसा हुआ है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एनडीआरएफ की टीम पूरी कोशिश कर रही है अपनी तकनीकी का उपयोग करते हुए, बोरवेल के अंदर रॉड डाली जा रही है, और ये जो पर्दा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से नज़र रखी जा रही है कि बच्चे के किसी प्रकार की उसके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो उसके किसी प्रकार की चोट नहीं लग जाए। ये जो उपकरण ऊपर से जा रहे हैं इसी कारण पूरी सावधानी बरतते हुए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, और एनडीआरएफ की टीम रात से ही लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसे सकुशल बचाया जाए। लेकिन जो सिचुएशन की बात करें अब तो रात को इसको दूध भेजा गया था, और हालांकि उसने दूध पीने की तस्वीरें ज़रूर सामने नहीं आई हैं क्योंकि सीसीटीवी में जो तस्वीरें वो कैद नहीं हो पाई थी, लेकिन दूध की बोतल भेजी गई थी और वहाँ पर दूध की बोतल को उसने उपयोग में लिया या नहीं लिया ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद में अभी तक किसी प्रकार का पानी या दूध उस बच्चे ने नहीं लिया है। खुद दौसा के कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हो कि जिला कलेक्टर जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये जिला कलेक्टर हैं जो सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम को ही खुद कलेक्टर यहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और तभी से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आर्यन को सकुशल बचाया जाए। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये रोड हैं, इनको बोरवेल के अंदर भेजा जा रहा है और इसके नीचे एक ऐसा संसाधन लगाया गया है, एक ऐसा उपकरण लगाया गया है जिसके माध्यम से आर्यन को फंसाया जाएगा और उसको फिर ऊपर बाहर निकाला जाएगा। ये तकनीक एनडीआरएफ की टीम अपना रही है। ऐसे में ये तकनीक यदि सफल हो जाती है तो आर्यन 1 घंटे में भी निकल सकता है, 2 घंटे में भी निकल सकता है। इसमें तो संयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर्यन कब इस पूरे उपकरण में फंसे और उसके बाद में बाहर निकल जाए। और दूसरी तरफ जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं इसमें काफ़ी लंबा समय लगने की संभावना है क्योंकि
120 फीट की गहराई पर आर्यन फंसा हुआ है और अभी मुश्किल से करीब 50 से 60 फीट की गहराई पर ये जो गड्ढा है वो खोदा गया है। 3 LNT मशीनें, करीब 10 के करीब JCB मशीनें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं कल से ही। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे अब धीरे धीरे ये इसकी खुदाई ज़्यादा होगी तब और भी ज़्यादा क्षेत्र में इसको खोदना पड़ेगा। ऐसे में जो खुदाई का कार्य है ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें कल तक खुदाई हो सकती है 120 फुट पर पहुंचने के लिए। ऐसे में यदि जल्दी आर्यन निकलेगा तो सिर्फ जो NDRF की जो ये तकनीक है इसके माध्यम से निकल सकता है। बाकी अगर गड्ढे के माध्यम से निकाला जाएगा तो 120 फीट। ठीक है आशीष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं? भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण, सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राज्य की सुनहरी धरती की महक के लिए हमारे एक निमंत्रण पर देश विदेश से समिट में पधारे मेरे प्रवासी भाई बहनों का राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी मातृभूमि के विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए आप लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प के लिए की गई यात्रा है और हम सबका एक ही संकल्प है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, देश का सिरमौर राजस्थान बनाने में हम सभी एक साथ जुटे, ये मेरी आपसे कल्पना है। मेरे सामने विराजमान अनेक भाई बहनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है, वो आपने दुनिया में बिखेरने का काम किया है, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर में फैला है। आपकी उपलब्धियां से सभी प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। और ये प्रेरणा भी मुझे राजस्थानियों ने दी। मैं पिछले 17 नवंबर को जलगांव के एक कार्यक्रम में गया था। मुझे पता नहीं था वहां इतने हमारे मारवाड़ी भाई हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम किया
और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक संकल्प निभाया और मेरे से भी कहा कि यह 17 नवंबर हम जलगांव में हर साल प्रवासी राजस्थानी सकल समाज के द्वारा मनाएंगे और आपको 17 नवंबर को यहां आना है। उस दिन उन्होंने उस जलगांव में 17 नवंबर को प्रवासी कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है। और आज मैं हमारे देश और विदेश से जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, ये 10 दिसंबर हमेशा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, आपकी उपस्थिति भी उसमें होगी। राजस्थान में रहने वाले आपके परिवारों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हमारे प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूती से जोड़ा जाए। आज इस प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में हम सब एक साझा संकल्प और साझी सोच के साथ एकजुट हुए हैं। हम अब सबको मिलकर राजस्थान को एक अग्रणी और आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा राज्य समृद्ध दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा सकता है। हमारी 8 करोड़ की आबादी उत्पादकों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा रही है। यह आबादी उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति का स्रोत भी बन रही है। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों में सीधा जुड़ाव रहा है। हाईवे का तीसरा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क, 7 प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। आज इस अवसर पर मैं सभी को यकीन दिलाता हूं कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुना मतलब $350 बिलियन करने का संकल्प लेकर पूरी तेजी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में अग्रणी और सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल स्थितियां हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के साथ ही वर्ष के 365 दिन सूर्य की कृपा भी हमारे पास रहती है। इसलिए हम इसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे। राज्य में हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन को वर्तमान 30 गीगावाट को आगामी 4 वर्षों में बढ़ाकर 125 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश से एक तरफ पर्यावरण को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी एक ऐसा राज्य है जहाँ राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि, धरोहर, प्रकृति, संस्कृति, विविधताओं का दर्शन करवाता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ, वेलनेस, वेडिंग एवं धार्मिक पर्यटन के बढ़ने के कारण होटलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो राइजिंग राजस्थान के समिट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे। और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए अलवर राजगढ़ भलेटा गांव से आपको खबर बताते चले, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को कुछ पुलिसकर्मी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि 9 दिसंबर को पुलिस ने घर पर जाकर उसके भाई भतीजे की बुरी तरह से पिटाई की और उन पर डंडे बरसाए, जिसके बाद अब पीड़ित मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित का आरोप है कि लूट के मामले में वो चश्मदीद था और आरोपी उस पर गवाही नहीं देने का दबाव बना रहे थे, साथ ही गवाही देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। इसके अलावा उसकी पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन भी काट दिया। वहीं अब पुलिसकर्मियों की मारपीट के बाद पीड़ित महबूब ने मामले में पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस वाले आज मेरे घर पे जबरदस्ती घर वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 3-3 गाड़ी लेके लेडीज पुलिस लेके और मार रही है।
भाई को मारा, बीवी को मारा और बच्चों को मारा। क्यों? और चलिए अब खबर कोटा से, जहां पर सदर थाना इलाके में हुए हादसे में पिता पुत्री और एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। नाहरली गांव में तेज मोड़ पर पशु आहार से भरा ट्रोला पलट जाने से यह हादसा घटित हुआ। हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे बाइक सवार ट्रोले के नीचे दब गए थे। हादसे में देवली खुर्द निवाली 60 वर्षीय मोहनलाल, 25 वर्षीय बेटी संजूबाई और 8 साल के मासूम रुद्राक्ष की दर्दनाक मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले से बाहर निकले रास्ते में जा रहा था तो थाने से एग्जाम का फोन आया कि वहाँ नारडी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलटी का गया, तुरंत आप वहाँ पहुँचे। मैं वहाँ मौके पे पहुँचा तो ट्रक पलटा हुआ था। बोरियाँ इसकी कांकड़े की जो बोलते हैं ना वो भरी हुई थी, उसमें उसके नीचे दबे हुए थे। तो इनको पब्लिक और जाब्ता की मदद से बाहर निकाल के इनको यहाँ मोर्चरी एचआरजी झालावाड़ में लाकर मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव ब्लॉक में 2 दिन पहले लेपर्ड दिखाई देने के बाद अब तिरड़ी क्षेत्र में भी लेपर्ड दिखाई दिया। यह मूवमेंट पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह जब आसपास ग्रामीणों को इसका पता लगा तो दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि तिरड़ी क्षेत्र में बांसवाड़ा रोड पर अंबाफला स्थित न्यू ऊर्जा विहार में यह लेपर्ड दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड कॉलोनी से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में लेपर्ड देखा जा चुका है। और चलिए अब बीकानेर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, आईजीएनपी नहर में नाबालिग बालिका की तलाश जारी है। दरअसल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आईजीएनपी में रेस्क्यू चला रही है। छतरगढ़ एसएचओ सहित टीम चौथे दिन नाबालिग की तलाश कर रही है। नहर के पास बालिका का चप्पल मिला था, दुपट्टा और हाथ का कड़ा भी मिला था। बालिका के पिता ने एक युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आईजीएनपी नहर की यह घटना है। एसडीआरएफ की टीम लगातार 4वें दिन भी नाबालिग लड़की की तलाश कर रही है। और अब बात डूंगरपुर जिले से खबर की, जहां बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर चढ़ती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने समय रहते आग से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते कार जलकर खाक हो गई। कार चालक मांगीलाल गुजरात की सूरत से कार लेकर राजसमंद की ओर जा रहा था। इस बीच कार के पीछे से आग की लपटें उठने लगी, तभी उसने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आप देखिए कार की, जहां पर चलते हुए कार में ये आग लगी है। जब शख्स कार चला रहा था उसी दरमियान गाड़ी के पिछले हिस्से से आग लगने लगी। जैसे उसको एहसास हुआ तुरंत गाड़ी रोककर वो कार से नीचे उतर गया, लेकिन आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया। और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर इस बीच, गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा है। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। दरअसल पहाड़ी से टकराकर ट्रक पलट गया। गैस सिलेंडर से भरा हुआ ये ट्रक बताया जा रहा है। ट्रक पलटने के बाद से गैस से भरे सिलेंडर खाई में गिर गए। बड़ा हादसा होने से ये जरूर यहां पर टल गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जो गैस सिलेंडर खाई में गिर गया था उन सबको एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। झारोड के नेशनल हाईवे 58E के रणघाटी की ये पूरी घटना है। और चलिए अब बात बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर की। स्कूली बच्चों ने गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। दरअसल श्री डूंगरगढ़ के झंझेऊ गांव का एक पूरा मामला है, जहां शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र स्कूल गेट पर बैठ गए और स्कूल की गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन करने लगे। और अब बात कोटा से भी बड़ी खबर की। नाकाबंदी तोड़कर गौ तस्कर भाग गए हैं। दरअसल नाकाबंदी तोड़ने की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें जहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी। ट्रक से भरा गौ तस्कर यहां पर भागने की फिराक में था, लेकिन बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए ट्रक तेज स्पीड में जाता है, लेकिन आगे जाकर एक खंभे से टकरा नहीं जाता है। दरअसल पुलिस इसके पीछे 1 किलोमीटर तक भागती है। पुलिस की कोशिश रहती है कि गौ तस्करों को पकड़ने और ट्रक को भी पकड़ने। इस बीच में पुलिस ट्रक के एक पहिए को फोड़ देती है
ट्रक के पहिए फोड़ने के बाद ट्रक रुक जाती है और ट्रक खोला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि 28 गौ उसके अंदर भरे हुए हैं और उसके बाद से एक गौ तस्कर को पुलिस तो पकड़ लेती है, लेकिन एक गौ तस्कर वहां से फरार हो जाता है। और बूंदी के डाबी क्षेत्र में खनिज और राजस्व विभाग ने भवानीपुरा गांव के पास की गोचर भूमि को क्रेशर प्लांट के लिए लीज पर दिया है। इससे इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आधा दर्जन गांवों के लोगों ने विरोध कर रहे हैं। तहसील कार्यालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों पर खनन माफियाओं से मिलीभगत कर गोचर भूमि को क्रेशर प्लांट के लिए लीज पर दे रहे हैं और क्रेशर प्लांट लीज को जल्द से जल्द रद्द कराने की गुहार भी लगा रहे हैं। 50 वर्ष से हमारी गोचर भूमि है, ग्राम सूतड़ा, भवानीपुरा और भगवानपुरा, वर्षों से हमारे मतलब बाप दादा उसमें से ही, तो उसमें हम मवेशी चराते आ रहे हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। उसके आज दिन तक हमने मतलब गाँव वाले किसी प्रकार का कोई तारबारा नहीं किया आज दिन तक भी। और चलिए डिडवाना से खबर बताते चले, जहां डिडवाना के पास कोलिया गांव के पालोट रोड स्थित तिवारी बालाजी मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। आरोपी ने मंदिर के ताले तोड़कर छत्र और मंदिर के दान पात्र में रखी नकदी चुरा ली। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध युवक मंदिर में घुसता हुआ नजर आ रहा है और मंदिर के ताले तोड़कर चोरी का सामान लेकर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।